जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आपका ना पार्ट 3 तक हो गया था, वास्तविक संख्या का यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। आज हम लोग आएंगे पार्ट 4 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी ने बहुत सारा अच्छा कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें 1 मिनट टाइम दीजिए। जो आपको हम समझाने वाले हैं थोड़ा उसको देखिए, ठीक है ना। बस थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, समझ में आ जाएगा। आप 10 को तोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल तोड़ सकते हैं जी। 2 पंचे 10, यानी कि 2 और 5, ठीक है। 20 है, इसको तोड़ सकते हैं। 2 एकम 2, 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए, आपको भी समझा रहे हैं हम। 2 पंचे 10, इतना तो आप लोग को समझ में तो आता है। 2 3 4, 2 पंचे 10, इतना समझ में आता ही होगा कि सर जी इसको गुणनखंडन कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इतना ही समझिएगा, ज्यादा नहीं समझिएगा। चलिए, अब देखिए जरा ध्यान से। आखिर हम इतना लेक्चर क्यों दे रहे थे? क्या 10 आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है? तोड़ने के लिए आप लोग को आता है। 10 को तोड़े, 20 को तोड़े, 100 को तोड़े। जब हर स्थिति में तोड़े तो क्या दिखाई दिया? सब में 2 और क्या है? 5 है। 2 और क्या है? 5 है भाई। 2 और क्या है? 5 है। अर्थात 2 और 5 रहेगा तभी किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई में 0 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। देखिए 2 पंचे 10, लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 कौन ला रहा है भाई? 2 और 5 ला रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंडन में यानी कि आभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 हो। और भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यदि 2 और 5 है तभी वह शून्य पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। यहाँ देखिए, इसमें 2 और 5 है ना, तो किस में समाप्त हुई है? 0 पे। यहाँ पर 2 और 5 है ना, किस में समाप्त हुई है? 0 पे। इस पे भी 2 और 5 है ना, किस पे समाप्त हुई है? 0 पे। यानी कि कहने का मतलब हुआ साथियों, प्यारे बच्चों, कि कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंडन में क्या रहे? 2 और 5 रहे, यानी कि उसका गुणनखंडन 2 और 5 के रूप में रहे, तभी वह जो है ना आपका शून्य पे समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए, 2 और 5 रहेगा तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग किस पर? सवाल पे आते हैं। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 रहेगा तभी आपका 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आया समझ में? चलिए आते हैं, इसको करते सॉल्व। चलिए सर जी कर दीजिए इसको सॉल्व। बोलते जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो हमें तो मालूम तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ हो सकती है। मान लेते, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। माना कि संख्या 6n है ना, ये ना है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए, हो सकती है, मैंने यह चीज क्या कर लिया, इसको मैंने मान लिया। मान लिया कि माना कि 6n जो है ना वो 0 पे समाप्त होता है, ठीक है। चलिए 6n, तो इसको क्या लिखेंगे? छो को तोड़ सकते हैं ना जी, छो को तोड़ सकते हैं, यानी छो को लिखेंगे 2 गुना 3। कितना हो गया? छो ऊपर से पावर कितना है? n है। यह पावर n जो है 2 के लिए भी है और यह n जो है 3 के लिए भी है, तो लिख सकते हैं 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। चलिए, अब यहां से खेल देखिएगा। ये हमारा n क्या है बच्चों? n हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, अर्थात
n 1 हो सकता है, 2 3 4 इस तरह से चलेगा। अब इसको हम जांच कर लेते हैं क्या यह मेरा 0 पे समाप्त हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आपको क्लियर से समझा रहा है एकदम आराम से, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से, क्या है 2 का पावर n है और 3 का पावर n है। इसका मतलब हुआ पहले हम n का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यानी यहाँ पर भी धरेंगे, यहाँ पे 1 धरेंगे और 3 पे यहाँ पे भी क्या धरेंगे, 1 धरेंगे। तो यहाँ पे गुना करने पर कितना आ गया, 6। क्या इसका इकाई में 0 आया, नहीं आया। और आगे जांच कर लेते हैं। अब 2 का पावर यहाँ पे क्या धरते हैं, अब 2 ले लेते हैं, यहाँ धरेंगे n का मान 2, यहाँ 3, यहाँ पर भी धरेंगे n का मान क्या 2। क्या देखिए 2 दूनी 4, 3 4 9, 9 चौके कितना हो जाएगा आपका 36। क्या लास्ट में 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आपको समझाए थे पहले शुरू में ही 10 को 20 को 100 को तोड़ के कि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होती है, अर्थात किसी भी संख्या का अंत में यानी इकाई में 0 तभी आएगा जब उसके गुणनखंडन में क्या आ जाए, 2 और 5 आ जाए, तभी वह जो ना शून्य पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए 6 टू दी पावर n का गुणनखंड क्या है हमारा, 2 और 3 है, 2 और 3 है। यदि यहाँ पे 5 रहता तब 2 5 10 तब हमारा 0 पे समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हमारा 2 और 3 है। तो कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडन में 2 और 5 हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हम जांच करके भी दिखा दिए, यहाँ 6 आ गया, लास्ट में यहाँ पर भी 6 आ गया, 0 का कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया चूंकि 2 का पावर n एवं 3 का पावर n संख्या 6 टू दी पावर n का अद्वितीय गुणनखंड है। ठीक है, जरा ध्यान से, e टू दी पावर n एंड 3 टू दी पावर n जो है ना, यह जो है ना हमारा इसी का ना गुणनखंड है, एक अद्वितीय गुणनखंड है। यहाँ पे एक चीज लिख देंगे कि कोई भी संख्या, प्यारे साथियों, कोई भी संख्या, ठीक है ना, शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह, ठीक है, जब वह संख्या जो है ना टू दी पावर n, या फिर बोल सकते चलिए, तो मतलब कोई भी संख्या ना तभी हमारा जो है ना 0 पे समाप्त हो सकती है जब वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो। क्या समझ में आया। यानी कि हमारा जो है, हम लोग को पता अच्छी तरह से मालूम है, आपको पहले शुरू में समझा दिए थे, कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में क्या रहे, 2 और 5 रहे, तभी वह जो है ना शून्य पे समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा 2 और क्या है, 3 है, 2 और 5 गुणनखंड है नहीं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या 6 टू दी पावर n, यदि इस संख्या को सुनिए ध्यान से, संख्या 6 टू दी पावर n जो है ना, इतना का जो गुणनखंड है, गुणनखंड टू दी पावर n एवं 3 टू दी पावर n के रूप का है। ठीक है, ध्यान से, हम लोग को पता है ना जी, कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड में 2 और क्या होता है, 5 होता है। लेकिन संख्या 6 टू दी पावर n का जो गुणनखंड है 2 और 3 के रूप में है, 5 तो है नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए संख्या
6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आया कुछ समझ में? हो गया हमारा आंसर। थोड़ा भाषा है, लैंग्वेज है, लेकिन ऐसे अगर आपको लिख के आइएगा डिटेल में, आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला, कोई काट ही नहीं सकता है। हाँ देखिए एक बार फिर सबको रिपीट कर देते हैं। मान लेंगे, माना कि संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। मान लिया कि समाप्त होती है, अब होती है कि नहीं होती है पता नहीं, जांच करेंगे तभी ना। तो मान लिया होती है, तो इसको हम लोग दो तिया तोड़ सकते हैं। पावर हमारा n है, यह n हमारा दोनों के लिए पावर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, चूंकि टू दी पावर n एंड 3 टू दी पावर n संख्या इतना का एक क्या है, गुणनखंड हो रहा है हमारा, यानी यह जो हमारा है ना, ये जो है इसका क्या है, एक अद्वितीय गुणनखंड है, ठीक है। इतना गुणनखंड हो गया, यानी 6 गुणनखंड 2 और 3 हो गया। चूंकि हम लोग को पता है कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह जो है ना 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होता है। 2 और 5 रहेगा तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। चूंकि संख्या 6 टू दी पावर n का गुणनखंड हमारा क्या आया, 2 और 3 आया है। क्या है, 2 और 3 के रूप में है। जब 2 और 3 के रूप में है, अर्थात यह 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में है नहीं, यानी 2 और 3 के रूप में है, तो इसलिए कह सकते हैं कि संख्या इतना हमारा शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि समाप्त तभी होगी जब गुणनखंड 2 और 5 हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, गुणनखंड कितना है हमारा, 2 और 3 है, तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किसमें, 6 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए थोड़ा मेरा एक डायलॉग सुनना पड़ेगा, मेरा नहीं, यह अंक गणित का प्रमेय है। सुनिएगा ध्यान से। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। आप समझिएगा ध्यान से, यह अंक गणित का यह आधारभूत प्रमेय क्या होता है भाई? प्रमेय क्या होता है? सिद्ध किए गए कथन को प्रमेय कहते हैं, और इसको अन्य कथनों में सिद्ध करने के लिए इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। अब यह अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? यह प्रमेय बताता है क्या, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोले हम? यह प्रमेय क्या बताता है, ठीक है ना, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यही हमारा प्रमेय है, यानी कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या बताता है, किसी भी भाज्य संख्या को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि तोड़ के उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख सकते हैं। अर्थात जब हम किसी संख्या को 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ देंगे तो हमारा कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अर्थात जैसे 8, क्या 8 का गुणनखंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही तो प्रमेय हमारा है। किसी भी भाज्य संख्या को, यह भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या ये हमारा हो गया, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात यह हमारा जितना टुकड़ा है सब कौन संख्या बन गया, अभाज्य संख्या बन गया। अर्थात हम 8 को तोड़ दिए, और जिस संख्या का गुणनखंडन हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंडन होना चाहिए, 2 नहीं, 2 से अधिक, 1 2 3 हो गया ना, हमारा क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या हो गया। 4 को लीजिए, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 कर सकते हैं, यानी कि हम 4 को तोड़ सकते हैं। अर्थात 4 हमारा कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आपको समझा देते हैं 100 बात का एक बात, यानी कि यह जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, इसका कहने का अर्थ यह हुआ, इस प्रमेय यह हम लोग को बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को तोड़ सकते हैं, या उल्टा बोल सकते हैं, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं
उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या करते हैं। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ये हमारा था अंग्रेजी का आधारभूत प्रमेय था। ठीक है, चलिए आगे समझ में। अब आते हैं इसी प्रमेय को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए ध्यान से। बोलता है कि व्याख्या कीजिए, मतलब आपको एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 मतलब गुणनफल में प्लस में है और इतना इतना एक भाज्य संख्या है। यानी इसका मतलब हुआ यह हमारा भाज्य संख्या है। आप इसको व्याख्या करके बताइए कि भाज्य संख्या कैसे है, क्यों है। कहने मतलब हुआ, बोलता कि भाज्य संख्या है, इसका मतलब हुआ यह दोनों हमारा भाज्य संख्या है, लेकिन उसका व्याख्या कीजिए भाई कि यह भाज्य संख्या कैसे है। हमको बताना है यह भाज्य संख्या है तो क्यों भाज्य संख्या है, क्या वजह है। चलिए आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं, आप देखिए 2 सवाल है, एगो यहाँ पर सवाल है, एगो यहाँ पर सवाल है। ठीक है ना, पहले हम इसको शुरू वाला को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। माना कि x बराबर मान लेते हैं कि आपका 7 गुने 11 गुने 13 और जोड़ 13। बिना माने हुए भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मान लिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें कॉमन देखिए, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, कॉमन ले लेंगे क्या 13, तो क्या बचेगा 7 गुने 11 गुने 13 एकम 13, फिर प्लस यहाँ पे 13 एकम 13। समझिएगा ध्यान से। 13 उसके बाद 11 गुना 7 हो जाएगा 77, प्लस कितना है 1 है। चलिए 13 यहाँ पे गुना है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यानी कि क्या इसको तोड़ सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, 13 गुना 78 को तोड़ दिए तो अगर टूट जाएगा तो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा भैया 2 3 6 2 9 18 3 कम 3 3 3 9। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। अब बताइए यह क्या है? यह 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यह हमारा क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात यह अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब हो गया कि यह हमारा भाज्य संख्या से टूटा होगा, अर्थात हमारा इसको गुना करने पर जो भी आएगा तो हमारा कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यानी 78 हमारा कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। इसका मतलब यह पूरे हमारा कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंडन कितना आ गया? इतना आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि यह अभाज्य गुणनखंड है। क्या है यह? जो हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड है, या बोल सकते हैं चूंकि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में है। ये जो हमारा है किस रूप में है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। और जो अभाज्य गुणनखंड में होता है तो अंकगणित प्रमेय क्या कहता है कि जो संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होता है तो वह संख्या कौन होती है? हमारा भाज्य संख्या होती है। अर्थात भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं तो वह हमारा कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, है ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार से ये जो संख्या है, यानी x जो हम लोग माने हैं, x एक भाज्य संख्या है। चलिए हमारा यहाँ क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार से, यानी कि हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? जो संख्या गुणनफल में है वो हमारा कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है, क्योंकि हम लोग भाज्य संख्या को ही तोड़ सकते हैं। यहाँ पे तोड़े हैं, देखिए 78 हमारा भाज्य संख्या है, तभी तो टूटा हुआ है। चलिए एक हमारा आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध हम लोग कर सकते हैं। तो उतना नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एक ही बात लिखना है, इसी प्रकार से। इसी प्रकार मतलब जिस प्रकार से हम इसको सिद्ध किए हैं, ठीक इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से 7 गुने 6 गुने
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भी एक भाज्य संख्या होगा। चलिए हो गया बस। ठीक है, आप चाहे तो इसी प्रकार से इसको भी इतने लंबा बना सकते हैं। यदि आपको यह बात समझ में आ गया है तो आप लिख दीजिए ठीक इसी प्रकार से यह भी हमारा भाज्य संख्या होगा। क्लियर है सबका? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए जरा ध्यान से, कोई वृत्ताकार गोल हमारा क्या है, मैदान है, और इस पथ पर सोनिया और रवि क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ पे दौड़ता है, घूमता है ना, बोले बोले दौड़ने के लिए जाता होगा, शायद वो तैयारी करता होगा आर्मी उर्मी का, जो भी हो। जब सोनिया दौड़ती है, सोनिया को इस मैदान का पूरे एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग जाते हैं। सॉरी 12 नहीं 18 है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। जाहिर सी बात है, लड़की है तो थोड़ा आस्ते आस्ते दौड़ेगी, लड़का है तो स्पीड में दौड़ेगा, तो लड़का थोड़ा कम समय लेगा और लड़की थोड़ा ज्यादा समय ले लेगी, है ना। ये तो जाहिर सी बात है। ऐसे भी लड़का के तुलना में लड़की थोड़ा स्लो दौड़ती है ना, और लड़का फटाफट दौड़ता है। आ रहा समझ में ना, क्योंकि इसलिए लड़का तेज दौड़ता है कि लड़का का हैबिट होता है दौड़ धूप करने का। लड़की से अपना घर में रहती है तो उतना हैबिट रहता नहीं है। यह तो मत समझिए लड़की कमजोर होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या होता है भाई हमारा कि जब सोनिया इस मैदान का एक चक्कर घूमती है तो उसको लगता है कितना समय, 18 मिनट, और उसी मैदान का जब एक चक्कर रवि लगाता है तो कितना समय लगता है, 12 मिनट। तो बोलता है कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा, नहीं जहां से वह चला था वहीं पे आके दोनों एक बार में मिल जाएगा। तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ आके यहाँ पे मिल जाएगा, कितने समय के बाद। तो पुनः मिलने का समय होता है, दोनों के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, तो क्या क्या है, सोनिया है, चलिए लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय। सोनिया ने कितना समय लिए थे दौड़ने में, 18 मिनट। ठीक है, रवि द्वारा लिया गया समय, यानी कि रवि कितना समय लिया था, रवि लिया था 12 मिनट। पुनः मिलने का समय बराबर क्या होगा, 18 एवं 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पुनः मिलने का समय क्या होगा, दोनों के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका है, एक तो आप बच्चा की तरह से निकाल लीजिए, ऐसे वाला, 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 3 9, 3 2 6, बोले 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बाबा 3 3 9 9 कितना हो जाएगा, 36 मिनट। चलिए आंसर हो गया। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि 36 मिनट दौड़ने के बाद, यानी 36 मिनट में रवि और सोनिया जो है ना दोनों प्रारंभिक स्थान पे आके मिल जाएगा, है ना, ऐसे मिल जाएगा, रुक जाएगा। तो चलिए अब रही है, यानी कि हमारा 1.2 आज हो गया क्लियर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा जी। आप लोग कमेंट करते हैं ना तो दिहा जुड़ा जाता है, मजा आ जाता है। ठीक है ना, तो कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग 1.3 में सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिएगा √3 एक परिमेय संख्या है जो भी है, तो वो अभी सिद्ध करने वाला है। तो हम लोग चलेंगे कल। ठीक है ना, तो आप भी सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, उसके बाद जो है ना कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है।
जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई शिद्दत से कीजिए।